हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो क्यूआरई के मैराथन सेशंस हैं वो एड्यूटैप के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे। उनमें से एक जो सेशन है रीजनिंग का, लेक्चर नंबर 2, ये किसी कारणवश हम उस टाइम पे आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो आज ये लेक्चर हम आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है, क्वांट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, इंग्लिश के 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के हमारे इस सेशन में जो जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन टॉपिक, उसके बाद हम सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद हम पजल्स, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस और सिलोगिज्म चैप्टर जो है वो कवर कर लिया था। तो लगभग सारे चैप्टर हमने इन 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को भी आप उतने प्यार और आराम से देखेंगे और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। खासकर बहुत अच्छा रिवीजन आपका एक बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले वो 2 टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं, एक हॉरिजेंटल रैंकिंग, एक वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजेंटल मतलब जब वो एक रो आपको दे देता है, इस रो में किसी पर्टिकुलर पर्सन की रैंकिंग दे देगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट, मतलब ये लेफ्ट है इस रो का, ये राइट है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे सपोज ये बोला गया कि ये राम है, ठीक है, और राम की लेफ्ट से रैंकिंग और राइट से रैंकिंग आपको दी हुई है कि राम जो है ये लेफ्ट से 18th है और अगर ये राइट से 27th है, तो बताओ इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1 होता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी लेफ्ट से बताना हो तो टोटल में से उस पर्सन की राइट से रैंकिंग माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। कभी भी राइट से बताना होगा तो टोटल में से लेफ्ट से रैंकिंग माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको हॉरिजेंटल रैंकिंग में ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे राम की रैंकिंग हमें पता है लेफ्ट और राइट से, और अगर हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो 18 + 27 -1 कर दो, तो इस रो के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 44 होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको वर्टिकल में ध्यान रखना है। वर्टिकल में ये कॉलम वाइज होता है, ये टॉप है ये बॉटम है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ें होंगी। जब भी इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की टॉप से रैंकिंग प्लस बॉटम से रैंकिंग -1 कर देना है। अगर टॉप से रैंकिंग बतानी है तो टोटल में से उस पर्सन की बॉटम से रैंकिंग +1 कर देंगे, और अगर उसकी बॉटम से रैंकिंग बतानी है तो आप उसमें क्या करोगे, टोटल से टॉप से रैंकिंग निकाल करके +1 कर दोगे। जैसे यहाँ पे ले लें कि एक पर्सन है रवि, इसकी टॉप से रैंकिंग अगर 45th है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर 96 है, तो बताओ इसकी बॉटम से रैंकिंग क्या होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बॉटम से रैंकिंग क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस टॉप से रैंकिंग +1। तो ये 40 कितना बचेगा, 51, और 156 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 - 1 5, सॉरी 52। जो रैंकिंग होगी वो बॉटम से 52 होगी, 51 + 52। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको इन दोनों का यूज करना है। बहुत बार आपके एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया है, इन ए रो मोहन पोजीशन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो हमें पता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1, यानी कि मोहन की लेफ्ट से 10th है, राइट से 15th है, -1 कर दो, तो इस रो में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रो कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, देन हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। ठीक है, बोला गया है कि किसी रो के अंदर, ये एक रो है, ये इसका लेफ्ट होगा ये इसका राइट होगा, और कमल की जो रैंकिंग है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट है। अगर ये कमल है जो कि 18th फ्रॉम द लेफ्ट है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट,
एंड रोहन इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, जो रोहन है वो सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट है, ये रोहन है, ये सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, एक तो तरीका सीधा सा है कि ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये पता चल जाएगा कि कितने पर्सन आए, 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 10 पर्सन है। दूसरा हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मिडल पर्सन निकालने हो तो रैंक -1 कर दो, ठीक है। पहले दोनों के रैंक का डिफरेंस देखो, तो 18 - 7 11 है, उसमें से -1 कर दो, तो यानी कि दोनों के बीच में जो पर्सन होंगे वो 10 होंगे। रैंकिंग हमेशा नंबर ऑफ पर्सन से 1 ज्यादा होगी, ठीक है। बात समझ में आई ना, क्लियर है सबको भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ए रो इंदु इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है। एक कोई रो है, ये कोई रो है, इसमें इंदु जो है वो सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अगर मैं कहूँ कि ये इंदु है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। इंदु इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो जया है ये नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड है, जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अच्छा एक 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 ये भी हो सकता है कि एक एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए कि इंदु 7 टू द लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और जया जो है वो इस तरीके से, यानी इंदु के लेफ्ट में भी हो सकती है, नाइन्थ, ठीक है। लेकिन आगे देखो, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन इंदु बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, यहाँ पे जया आ जाए और यहाँ पे इंदु आ जाए, तो इंदु जो है वो 17th हो जाती है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब अगर इस केस में ऐसा होगा तो इन जया यहाँ पे इंदु आएगी, ठीक है, और ये पोजीशन 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो रही है, ठीक है। जब ये पोजीशन 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो ये पोजीशन कैसे हो सकती है 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसलिए ये केस एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो यही केस बनेगा। अब देखो, हमें पता चल गया कि ये जो पोजीशन है, जब जया यहाँ पे थी तो ये पोजीशन राइट से 9 थी, अब जब इंदु यहाँ पे है यही पोजीशन लेफ्ट से 17th है, तो मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की रैंकिंग पता चल गई हमें, एक पर्टिकुलर जगह की रैंकिंग पता चल गई कि ये जगह अगर लेफ्ट से 17th है, राइट से 19th है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 25, है ना। यानी जब भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक पर्टिकुलर जो प्लेस होगा उसकी रैंकिंग पता हो लेफ्ट और राइट से, तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ many such pair of letters are there in the word integrate, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। हमें बताना है कि इंटीग्रेट वर्ड के अंदर INTEGRATE, इसके अंदर ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स बनेंगे जिनके बीच में उतने ही लेटर हो जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे आई की प्लेस वैल्यू 9 होता है, N14 होता है, T20 होता है, E5 होता है, G7, R18, A1, T20 और E5 होता है। उसके बाद आपको रेंडमली ऐसे चेक करना है कि ये 9 है, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 11 12 13 14 15 16 17, जहां भी एग्जैक्ट नंबर मैच कर गया वही एक पेयर बन जाएगा, बट 9 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है, 20 से सारे छोटे हैं, 5 6 7 नहीं बनेगा, 7 8 9 नहीं बनेगा, 18 19 20 एक पेयर ये बन गया, 125 से नहीं बनेगा। अब राइट से चेक करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना, 20 से सारे छोटे हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बना, 18 19 20 नहीं बना, 7 8 9 10 11 नहीं बना, 5 से नहीं बना, ठीक है। तो अच्छा, ये एक पेयर ये भी बन रहा था ना, 9 14 15 16 17 18, 14 से 18, है ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 14 15 16 17 18 19 20, एक पेयर ये भी बन रहा है, ठीक है। और फिर 18 19 20 फिर ये बन रहा था, ठीक है। तो अब 18 से नहीं बनेगा, 7 5 14 29 से नहीं बनेगा, तो टोटल 3 पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, 6 बुक्स है, इंग्लिश हिंदी साइंस कंप्यूटर मैथ्स एंड संस्कृत, ईच कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस, हर एक बुक के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस है।
कंप्यूटर बुक कंटेन्स fewer पेजेस देन ओनली 2 बुक्स। अगर टोटल 6 बुक है, 1 2 3 4 5 6, कह रहा है कि कंप्यूटर की बुक में सिर्फ 2 बुक से कम पेजेस हैं, तो थर्ड पॉइंट पे क्या आएगी, कंप्यूटर की बुक आ जाएगी, है ना। इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस बुक। इंग्लिश की बुक में साइंस की बुक से ज़्यादा पेजेस है, तो इंग्लिश और साइंस हो जाएगा। बट लेस देन संस्कृत बुक, ठीक है। इंग्लिश पेजेस, इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस बुक बट लेस देन संस्कृत। इंग्लिश में संस्कृत से कम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है साइंस बुक डज नॉट कंटेन लिस्ट पेज। साइंस की बुक में नॉट लिस्ट है। संस्कृत बुक कंटेन्स फेवर पेजेस देन हिंदी बुक। संस्कृत की बुक में हिंदी की बुक से कम पेजेस हैं। द बुक विच कंटेन थर्ड लोएस्ट पेज कंटेन्स 28 बुक्स, ठीक है। अब देखो सिंपली कि कंप्यूटर की बुक से, ठीक है, कंप्यूटर की बुक से 2 बुक में ज़्यादा है, ठीक है। और जो इंग्लिश की बुक में है वो संस्कृत और हिंदी से कम है, और साइंस में नोट लिस्ट। तो सबसे पहले सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, हिंदी। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, संस्कृत, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। उसके बाद कौन आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, साइंस, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा मैथ, क्योंकि साइंस में लिस्ट नहीं थे तो साइंस यहीं पे आएगा ना, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बुक हैव मोर पेजेस देन इंग्लिश बुक, ठीक है, बट लेस देन हिंदी बुक। तो हिंदी से कम और इंग्लिश में ज़्यादा, तो संस्कृत और कंप्यूटर 2 बुक हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन देकर के क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, फटाफट से, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। Study the following information carefully and answer the below question. 6 persons G, I, L, M, P and Q are having different height. Only 2 persons are between L and the one whose height is 150 centimeter. L और जिसकी हाइट 150 है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है। P is taller than L, who is taller than the one whose height is 150. P जो है वो टोलर है L से, और L is taller than the one whose height is 150। तो L फिर ये 2 पर्सन होंगे बीच में, और फिर ये 150 वाला आएगा, ठीक है। इसको और इसको कंबाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन टोलर देन P इज सेम एज शॉर्टर देन द वन हुज हाइट इज 144। P से ज्यादा जितने लोगों की है, 144 से लेस उतने लोगों की है। नाइदर L नोर M इज 144 सेंटीमीटर, नाइदर L नोर M इज 144 सेंटीमीटर। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन P एंड G। P और G के बीच में एक पर्सन है। G इज टोलर देन Q, G इज टोलर देन Q। I is 12 centimeter shorter than Q. I is 12 centimeter shorter than Q. Q is 6 centimeter taller than M. Q is 6 centimeter taller than। क्लियर है। इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके बाद इसे हमें सेट करना है। देखिए 6 पर्सन है, 1 2 3 4 हाइट के अकॉर्डिंग ले लिया हमने, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी वो सबसे ऊपर होगा, फिर 1, फिर थर्ड, फोर्थ और फिर 6, ठीक है। कितनी भी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये P है, ये L है, फिर 2 पर्सन है, फिर 150 वाला है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो P की हाइट सबसे ज़्यादा है, फिर L है, फिर 2 पर्सन है, फिर वो होगा जिसकी हाइट 150 है, ठीक है। क्योंकि उससे नीचे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी वैसे तो, क्योंकि एक पर्सन ऐसा भी है जिसकी हाइट 144 है, ठीक है। एक पर्सन ऐसा भी है जिसकी हाइट 144 है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, दूसरी बनेगी ही नहीं। क्लियर है। तो यहाँ से तो बन गया ये। अब वो बोल रहा है कि P से ज़्यादा जितने लोगों की ये हाइट है और 144 से कम उतने लोगों की है, इसको भी सेटिस्फाई करता है ये। अब L और M जो है वो 144 नहीं है, L और M की हाइट जो है वो 144 नहीं है। P और G के बीच में एक पर्सन है, दैट मीन्स G आपका थर्ड नंबर पे होगा, ठीक है। G की जो हाइट है वो Q से ज़्यादा है, और I की हाइट जो है वो Q से कम है, ठीक है। I की हाइट Q से कम है, तो Q होगा, फिर Q की हाइट M से ज़्यादा है, ठीक है। I की हाइट जो है वो Q से 12 सेंटीमीटर कम है, और Q की हाइट जो है वो M से 6 ज़्यादा है, तो दैट मीन्स सबसे नीचे I की होगी, फिर M की होगी, फिर Q की होगी। 3 पर्सन इस ऑर्डर में बनेंगे, क्योंकि जितनी हाइट I की है उससे ज़्यादा Q की उससे 12 सेंटीमीटर, I की हाइट Q से 12 सेंटीमीटर कम है, तो Q की I से जो Q होगा,
Q की हाइट वो है I से 12 ज़्यादा होगी, ठीक है, और Q की हाइट जो है वो M से 6 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स पहले I आएगा फिर M फिर Q, क्योंकि तीन पोजीशन तो पता है ना हमें P L और G। तो अब यहाँ सबसे नीचे आ गया I के बाद किसकी होगी M की, और M के बाद किसकी होगी Q की। अब I की 144 है और Q की इससे 12 ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये कितना हुआ 156, और Q की जो है वो M से 6 ज़्यादा है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स यही पोजीशन आपकी बनेगी। क्लियर है, यानी ज्यादा बन ही नहीं रहा था, एक ही केस बन रहा था, उसी से हमने इसको सोल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन देखें इस पे। पहला क्वेश्चन है, इफ एल प्लस क्यू इज 319 सेंटीमीटर, एल प्लस क्यू इज 319, देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ जी। जी की हाइट क्या हो सकती है। एल प्लस जो क्यू है 319 है, और क्यू की ऑलरेडी 156 है। क्यू की अगर 156 है तो एल की हाइट क्या होगी 319 माइनस 156, 9 माइनस 6 3, 6 और 163, ठीक है भाई। तो अगर 163 है जी की, सॉरी एल की, तो जी की कितनी होगी, तो क्यू की 156 है और एल की 163 है, तो जी की 156 और 163 के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। तो 165 नहीं हो सकती, वट मे भी बोला है ना, ठीक है। 159 हो सकती है, 164, 166, 167 नहीं हो सकती, है ना। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ क्यू एंड एम इज वन लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ क्यू एंड एल, ठीक है। क्यू और एल की हाइट में जो डिफरेंस है, अब क्यू और एल की हाइट का डिफरेंस हमें नहीं पता अभी तक। क्यू और एल की हाइट का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ क्यू एंड एम इज वन लेस देन, ये वन लेस देन है क्यू और एल की हाइट से, तो क्यू और एम की हाइट में डिफरेंस कितना है 6 है, और अगर ये वन लेस है तो मतलब ये 7 होगा, ठीक है। तो ये क्यू और एल की हाइट में डिफरेंस 7 है, ठीक है, और हमें क्यू की पता है 156 है। अगर क्यू की 156 है तो एल की कितनी हो जाएगी, क्योंकि एल की ज़्यादा है ना क्यू से, एल की तो ज़्यादा है क्यू से, तो एल माइनस क्यू ले लो इसको, क्यू माइनस एल नहीं, तो एल की हो जाएगी 163। अब कह रहा है कि इफ़ पी इज 2 सेंटीमीटर टॉलर देन एल, तो पी की हाइट कितनी हो जाएगी, एल की 163 है तो पी की होगी 165। देन व्हाट इज द सम ऑफ द हाइट ऑफ पी एंड एल, तो पी की 165 है, एल की 163 है, तो 328 बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं ये है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट वी हैव टू कवर इन ब्लड रिलेशन, सबसे पहले तो फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद कोडेड रिलेशनशिप और पजल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं यहाँ पे जो हम धीरे धीरे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप दोनों के क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, फैमिली ट्री में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है जेंडर का, जब भी आप बनाएंगे जेंडर का ध्यान रखिएगा। जेंडर में आपके पास दो ही चीज़ें होंगी, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, ठीक है। तो आप इन दोनों को किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जैसे जब भी मैं किसी मेल को लेता हूं तो मैं इसको ट्रायंगल में रखता हूं, जब भी किसी फीमेल को लेता हूं तो मैं इसको सर्कल में रखता हूं। अगर मैंने उसको ऐसे लिखा तो समझ जाइए ए इज अ फीमेल, और अगर मैंने ए को ऐसे लिखा तो समझ जाइएगा ए इज अ मेल, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे बीच में प्लस का साइन डाला है तो दैट मीन्स वो कपल है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। अगर बीच में कहीं भी कोई भी साइन नहीं डाला तो आपको समझ जाना है कि वो सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होता है जनरेशन गैप का, ठीक है। ये जनरेशन गैप क्या होता है, आपको जैसे सपोज ये 0 है, ये मेरी जनरेशन के लोग हैं, मेरी जनरेशन में माई सेल्फ मैं होगा, ठीक है, मेरा ब्रदर आएगा, मेरी सिस्टर आएगी, ठीक है। अगर मैं एक फीमेल हूं तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, और अगर मैं मेल हूं तो मेरी वाइफ आ सकती है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ये सारे लोग मेरी जनरेशन के होंगे। तो जब भी फैमिली ट्री बनाऊंगा तो इन सबको मैं इस एक रो में रखूंगा हमेशा, ठीक है। मुझसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा, मेरे फादर आ जाएंगे, मेरी मदर आ जाएंगी, अंकल और आंट आ जाएंगे, क्योंकि ताऊ ताई चाचा चाची फूफा मौसा ये सब अंकल और आंटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अंकल आंटी आ जाएंगे। उससे ऊपर वाली जनरेशन में, उससे ऊपर वाली रो में किन्हें रखना है आपको, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, इन सबको आप ऊपर वाली रो में रखेंगे। मुझसे जो नीचे वाली रो होगी उसमें माई सन, मेरे डॉटर, ठीक है, नीस,
नेफ्यू, ये सारे मुझसे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। और उससे भी नीचे वाली जनरेशन में मेरा ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी फैमिली ट्री बनाओगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस रो में किनको लेना है, और साथ में ये मेल और फीमेल को कैसे इंडिकेट करेंगे। और नो साइन है तो मतलब वो सिबलिंग है, बीच में प्लस का साइन है तो कपल है। इस तरीके से आपको रखना है। अगर आपको ये फैमिली ट्री बनाना आ गया तो फिर आपसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सोल्व करने में, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और उन्हें सोल्व करते हैं। इन ए फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ सेम जनरेशन में आएंगे, और ए इज द हस्बैंड तो ए हस्बैंड है और बी उनकी वाइफ है, तो ये बन जाएगा ए और बी का फैमिली ट्री। सी इज द सन ऑफ ए, सी सन है तो इससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा, तो सी इज द सन ऑफ ए। ट्रायंगल में क्यों रखा, क्योंकि जेंडर मेल है। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी अगर डॉटर है बी की तो डी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएंगे। और ए और बी हस्बैंड वाइफ है तो सी और डी सिबलिंग्स होंगे। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, बट अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। सी इज द फादर ऑफ एफ, जो सी है वो फादर ऑफ एफ है, ठीक है। बट जो एफ है वो डॉटर है जी की, ठीक है। एफ है डॉटर जी की और सी फादर है एफ के, तो दैट मीन्स जी और सी भी मैरिड होंगे, और सी एक मेल है तो जी एक फीमेल हो जाएंगी। तो ये आपका पूरा फैमिली ट्री बन जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जानबूझ के इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, जो ए है वो एफ से कैसे रिलेट करेगा। अब एफ के फादर सी है, सी के फादर ए हैं, तो दैट मीन्स ए एफ के ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, जो एफ है वो ए से कैसे रिलेट करेगा। ए का सन सी है, सी की डॉटर एफ है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जो जी है वो बी से कैसे रिलेट करेंगे। अब बी और ए का सन सी है, सी की वाइफ जी है, तो ये क्या हो जाएगी इनकी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, कोडेड रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, जहां भी डॉलर आएगा तो आपको मदर लेना है। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, हैज का मतलब फादर है यहाँ पे। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एट द रेट का मतलब हस्बैंड है। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन ए इज द सिस्टर ऑफ डी। अब ऐसा नहीं है कि 5 के 5 आप ऑप्शन उठाएंगे और फिर उनको बारी बारी से सोल्व करेंगे। कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, तो दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे फीमेल होगी। अगर ए फीमेल है तो पहले ऑप्शन से चेक करो किन ऑप्शंस में ए फीमेल नहीं आ रहा। अब अगर यहाँ देखूं ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब तो हस्बैंड होता है, तो यहाँ तो ए मेल है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ए हैज सी, यहां देखेंगे हैज का मतलब तो फादर है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ए हैज बी, तो यहां भी ए फादर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब डॉटर है, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ ए हैज ई, यहाँ भी ए क्या है, फीमेल है, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, या आप इसे सोल्व कर लो। कई बार जरूरी नहीं है कि 4 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, या एक भी ऑप्शन ना एलिमिनेट हो तो आपको सबको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो ए परसेंटेज भी चेक भी कर लेते हैं। परसेंटेज का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, तो जो बी है वो हस्बैंड है सी के, तो बी और सी हस्बैंड वाइफ होंगे। सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब है मदर, तो सी इज द मदर ऑफ डी, तो यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ डी, क्योंकि बी और सी हस्बैंड वाइफ है तो ए और डी क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। डी क्या है ए का, सिस्टर है कि ब्रदर हमें नहीं मालूम, बट ए इज द सिस्टर ऑफ डी, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, फिर से आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो हैज का मतलब फादर है। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ये परसेंटेज होगा, ठीक है। तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सो एज ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, पहली बात तो ए ग्रैंड मदर है तो ए एक फीमेल है, ठीक है। तो ए डॉलर बी, सबसे पहले देखो ए डॉलर बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। बी क्वेश्चन मार्क सी, तो यहाँ सी, क्योंकि ए ग्रैंड मदर तभी बनेगी जब बी और सी के बीच में ये आएगा, ठीक है। और सी डॉलर डी, सी एट द रेट डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब
या तो बी इनकी मदर हो सकती है या फादर हो सकती है, तभी तो बी फादर भी हो सकता है, मदर भी, तभी तो ए सी की ग्रैंड मदर बनेगी। तो फादर और मदर के लिए या तो डॉलर होगा या हैज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे डॉलर आता तब भी वो उसकी ग्रैंड मदर थी, अगर फिर मैटरनल हो जाती। देखो अगर दोनों में से सिर्फ ये दिया होता, ठीक है, ये ना दिया होता, ऑप्शन 3 ना दिया होता, इन दोनों में से चूज करना होता, तो फिर आप हमेशा पैटर्नल वाला चुनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दे रखा है तो फिर आपका इधर डॉलर और हैज हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसे सोल्व स्टडी करना है हमें, फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जे इज सिस्टर ऑफ टी, जो जे है वो सिस्टर है टी की। टी इज मैरिड टू डी, जो टी है, टी और डी मैरिड है, बट कौन हस्बैंड वाइफ है अभी नहीं पता। डी इज फादर ऑफ आर, डी अगर फादर है आर के तो दैट मीन्स टी इनकी वाइफ हो जाएगी क्योंकि दोनों मैरिड है, ठीक है। एम इज सन ऑफ एच, ये अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी जो है वो मदर इन लॉ है एच की, तो टी इस तरीके से होगा मदर इन लॉ ऑफ एच, ऐसा कुछ होगा। अब वो मदर इन लॉ तो डॉटर के हस्बैंड की भी हो सकती हैं या बेटे की वाइफ की भी हो सकती है, ठीक है। और एम इज सन ऑफ एच, तो ये भी होल्ड पे रखते हैं। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी का सिर्फ एक ही सन है, तो दैट मीन्स वो सन आर होगा क्योंकि डी इज द फादर ऑफ आर है, ठीक है। जे इज मैरिड टू बी, जो जे है वो बी से मैरिड है, ठीक है। तो बट जे एक फीमेल है तो बी एक मेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एल इज डॉटर ऑफ बी, जो एल है वो डॉटर है बी की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर टी जो है वो मदर इन लॉ है और इनका तो एक ही बेटा है, तो दैट मीन्स जो एच है वो इनकी वाइफ होगी, ठीक है। जो एच है, क्योंकि टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच है ना, तो टी का तो एक सन है आर, तो इन मतलब मदर इन लॉ तो तभी बनेगी जब इनके सन की वाइफ होगी, ठीक है। तो सन की वाइफ एच है तभी तो टी मदर इन लॉ है, ठीक है। और एम इज सन ऑफ एच, जो एम है वो इनका सन है, ठीक है। तो ये आपका फैमिली ट्री बन जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो जो एल है वो टी से कैसे रिलेट करेगा, जो एल है वो टी से कैसे रिलेट करेगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले, अब टी की सिस्टर है जे, जे की डॉटर है एल, तो ये इनकी नीस हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, जो एम है वो डी से कैसे रिलेट करेगा, एम इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, क्या होगा, ग्रैंडसन होगा क्योंकि डी का सन आर है, आर का सन एम है। हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे कैसे रिलेट करेगा आर से, तो जे तो आंट हो जाएंगी क्योंकि आर के फादर डी है, आर की मदर टी है और टी की सिस्टर जे है, तो जे इज द आंट ऑफ मौसी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 19 देखिएगा। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इन ए फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, ज्योत्सना, लवन्या, महेश, मेघा, प्रेम, प्रिया, राम, सुप्रिया एंड विजय, देर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन। सबसे पहले क्या है, प्रेम इज सन ऑफ महेश, प्रेम जो है वो सन है, प्रेम को इसलिए ट्रायंगल में रखेंगे, किसके सन है, महेश के, ठीक है। प्रेम इज मैरिड टू प्रिया, अगर प्रेम प्रिया से मैरिड है तो प्रिया इनकी वाइफ होंगी। ज्योत्सना इज सिस्टर ऑफ प्रिया, जो ज्योत्सना है वो इनकी सिस्टर है ज्योत्सना, ठीक है। लवन्या इज डॉटर ऑफ प्रेम्स फादर महेश, लवन्या जो है प्रेम के फादर महेश, प्रेम के फादर है महेश, तो दैट मीन्स महेश भी एक मेल है और लवन्या इनकी डॉटर है, तो ये लवन्या हो जाएंगे, ठीक है। एंड सी इज मैरिड टू रामसन विजय, लवन्या इज मैरिड टू रामसन विजय, तो विजय जो है एक मेल है और विजय राम के सन है, बट राम का जेंडर नहीं पता कि राम मदर भी हो सकते हैं फादर भी हो सकते हैं, नाम से जज नहीं करना है हमें। ज्योत्सना इज आंट ऑफ बोथ सुपीरिया एंड मेगा, जो ज्योत्सना है वो सुपीरिया और मेगा की आंट है, तो दैट मीन्स जो सुपीरिया और मेगा है वो किन के बच्चे होंगे, वो प्रेम और प्रिया के बच्चे होंगे, ठीक है। विजय हैज नो चाइल्ड, विजय का कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं इसको बड़े आराम से। क्लियर है जी? कोई इश्यू यहाँ तक? राम, सुपीरिया और मेघा, इन सब का हमें जेंडर नहीं पता। चलो, हाउ इज राम रिलेटेड टू लवन्या, हाउ इज राम रिलेटेड टू लवन्या, तो राम कैसे रिलेट करेंगे लवन्या से।
अब लवन्या के हस्बैंड विजय हैं और विजय के मदर या फादर राम है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो वी कांट से कि आइदर राम इज मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ऑफ लवन्या, सो दैट द आंसर इज ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। अगर ये ए और बी ना होता, आइदर ए और बी, तो फिर कांट बी डिटरमाइंड हो जाता, है ना। चलिएगा नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो we don't know about the gender of Ram, Superior and Megha, so how can we say that ki how many male members are there, so that the answer is it can't be determined. Okay, next question number 18, who is the paternal aunt of Megha, paternal aunt of Megha। तो मेघा के जो मदर फादर हैं दैट इज प्रेम एंड प्रिया, एंड पैटर्नल आंट की बात हो रही है तो लवन्या इज प्रेम सिस्टर, सो दैट द पैटर्नल आंट ऑफ मेघा इज लवन्या। इफ दे आर आस्किंग about the maternal aunt of Lavanya, that means Jyotsna is the maternal aunt. So paternal aunt is Lavanya and maternal aunt is Jyotsna. So the right answer is Lavanya. If Mahesh is married to Sucheta, how is Sucheta related to Supriya? If Mahesh is married to Sucheta, अगर महेश जो है वो सुचेता से मैरिड है, ठीक है, तो हाउ इज सुचेता रिलेटेड टू सुपीरिया। तो सुपीरियाज फादर इज प्रेम एंड प्रेम्स mother is Sucheta. If Mahesh is Prem's father and Sucheta is Mahesh's mother, wife, so that means Sucheta is Prem's mother and Megha या Supriya are the child of Prem, तो that means Sucheta is grandmother of Supriya and Megha। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वीडियो पॉज करिए, इसको सोल्व करिएगा, उसके बाद फिर मैच करिएगा हमारे आंसर के साथ, ठीक है। देखो, देर आर 8 मेंबर्स इन ए फैमिली, ए जे के एम एन एस यू एंड जेड। देर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, देर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। जेड इज द डॉटर ऑफ एम, जेड इज द डॉटर ऑफ एम। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, एम फीमेल है, सिस्टर इन लॉ है के की, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सिस्टर इन लॉ हैं के की, तो यानी कि एम के जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसकी ब्रदर या सिस्टर हैं के, ठीक है ना। यू इज द सन ऑफ एस, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, यू इज द सन ऑफ एस और एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। ये फैमिली ट्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, ए इज सन ऑफ एन, हु इज द फादर ऑफ के, ए इज सन ऑफ एन, हु इज द फादर ऑफ के। तो एन जो है के फादर हैं, ठीक है, और ए इज द सन ऑफ के। अब देखो यहाँ पे टोटल 80 मेंबर है फैमिली के अंदर, ठीक है, तो जी एस यू और एक ए बच गया, बाकी तो एम एन जेड के होगा, तो दैट मीन्स ए ये होगा, ए जो है वो एन का सन होगा, ठीक है ना, तभी इनकी वाइफ एम होगी, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो एस है वो डॉटर इन लॉ है, सॉरी जी जो है वो मदर इन लॉ है कि इनकी एस की, तो दैट मीन्स ये होगा कि एन और जी भी मैरिड होंगे, ठीक है, और के इनका सन होगा, क्योंकि 3 मैरिड कपल है ना, तो एक तो ए और एम हो गया, एक के और एस हो जाएगा, ठीक है, और एस जो है यू जो है इनका सन है, ठीक है। तो एन जी ए के और एस और जेड यू ये इस तरीके से बन जाएगा, बाकी तो और पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज देर आर 3 मैरिड कपल, है ना। चलो क्वेश्चन देखें इस पे बेस्ड। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, तो हाउ मेनी मेल्स, एन इज अ मेल, ए इज अ मेल, के इज अ मेल, यू इज अ मेल, तो देर आर 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हु इज द वाइफ ऑफ एन, एन के वाइफ कौन है, तो एन की जो वाइफ है वो जी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, इतनी तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जो आजकल ट्रेंड में है चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, पजल तो देखो उसका तो क्या, देखो पजल हमने अभी रैंकिंग पे बेस भी कर ली है, ब्लड रिलेशन पे बेस भी कर ली है, लास्ट क्लास में जो मैराथन 1 हुआ था वहाँ डायरेक्शन बेस भी पजल ले ली थी, तो बची हुई आज ले लेंगे, और साथ में सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होती है वो 2 टाइप की होगी आपकी, एक तो लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें रो होंगी। अब रो 1 या 2 भी दी जा सकती है, और रो में नॉर्थ फेस भी हो सकता है, साउथ फेस भी हो सकता है, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ दोनों भी हो सकता है,
ईस्ट और वेस्ट भी दे सकता है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट प्लस भी दे सकता है, ठीक है। एक क्लोज फिगर होंगे आपके, ठीक है, क्लोज में आपको सर्कल पे बेस्ड अरेंजमेंट मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर पे मिल सकती है, रेक्टेंगल पे मिल सकती है, ट्रायंगल पे मिल सकती है, पेंटागन पे मिल सकती है, हेक्सागन पे मिल सकती है, ऑक्टागन पे मिल सकती है। बट जो तरीका होगा सभी को सोल्व करने का वो एक ही होगा। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, वो कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है उनका हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ मास्टर की है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, डू नॉट शूट एरोज इन द डार्क। कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाना। एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ी और उसी के बेस पे फिगर बनाना शुरू कर दिया, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इतना आसान चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। रीड एवरी कंडीशन केयरफुली बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। हर एक कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करना बुरा नहीं, बट इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई परफेक्ट हो या एक दो पॉसिबिलिटी के साथ बना के करो, ठीक है। प्रैक्टिस इज द ओनली की। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, अभी 15 दिन के लगभग बाकी हैं, 12 से 15 दिन, आपको डीआई सीटिंग अरेंजमेंट पजल की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। शिलोग्स, इनइक्वालिटी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप डेली तौर पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में। ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विद 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। कभी भी जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो हमेशा फिक्स इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं है कि 100% ही होगी, दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। जैसे ए और बी के बीच में 2% है, तो दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ए बी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो दो फिगर बना के क्वेश्चन स्टार्ट करिए, उसको भी है वो पॉसिबिलिटी, बट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलवेज काउंट नंबर ऑफ पर्सन। हमेशा जब भी फिगर बनाओ तो नंबर ऑफ पर्सन को काउंट कर लो। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन काउंटेड ही देगा, आजकल अननोन नंबर ऑफ पर्सन पे भी आने शुरू हो गए, इस क्लास में भी हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन का ध्यान रखिए, लेफ्ट ऑफ राइट। मैंने डायरेक्शन जब पढ़ाया था तब भी बताया था, अपने आप को एज्यूम करो हमेशा, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, आपका राइट उसका राइट होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। केयरफुली यूज द मीनिंग ऑफ हु विच एंड बट। इन वर्ड का यूज किसके लिए हो रहा है ये केयरफुली यूज करना चाहिए आपको, ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फॉर ए क्लोज फिगर अरेंजमेंट ओनली पर्सन सीट अपोजिट टू ईच अदर वेयर देयर आर इवन नंबर ऑफ पर्सन आर गिवन। कोई भी एक क्लोज फिगर है, सपोज सर्कल है, इसके अंदर अगर 8 पर्सन हैं तो 8 पर्सन को हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठाइएगा इस तरीके से। इवन नंबर ऑफ पर्सन चाहे कितने भी हो, अगर 6 है तो वो भी एक दूसरे के ऐसे अपोजिट बैठेंगे हमेशा, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ पर्संस को एक दूसरे के अपोजिट लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड काफी इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फटाफट से अरेंजमेंट को बनाइए, फिर हम मिल करके उसको सोल्व करेंगे। आप लोग ट्राई करो पहले। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन अ रो in which some of them are facing north while some of them are facing south, ठीक है। अब कुछ पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ को फेस कर रहे हैं। ओनली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब मैं जब भी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ तो बन ही रही है, तो इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, ओनली 3% शिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब हमें यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करने का मौका मिल गया कि मे बी देर आर टू पॉसिबिलिटी कि मे बी द फेस ऑफ आइदर आर फेस्ड नॉर्थ और आइदर आर फेस साउथ। तो इन केस नंबर 1 आर फेस द नॉर्थ एंड इन केस नंबर 2 आर फेस द साउथ, ठीक है। तो क्योंकि आर के राइट में 3 लेफ्ट में 3% है ना, तो आर के लेफ्ट में यहाँ 3%, यहाँ भी 3% है ना। चलिएगा नेक्स्ट, 3% सीट बिटवीन आर एंड क्यू। तो आर और क्यू के बीच में अगर 3% है, केस नंबर 1 क्यू की पोजीशन ये होगी, केस नंबर 2 क्यू की पोजीशन ये होगी, क्योंकि लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकते 3 से ज्यादा पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। जो B है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q है। केस नंबर 1 में अगर B का फेस साउथ में होगा तो लेफ्ट में कोई नहीं होगा, दैट मीन्स Q का फेस नॉर्थ में है, तभी तो B इसके राइट में सेकंड है, तो B की पोजीशन ये होगी, है ना। केस नंबर 2 में भी सेम है, Q का फेस B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अगर B का फेस नॉर्थ में लूंगा तो लेफ्ट में कोई नहीं है, अगर साउथ में लूंगा तो B की पोजीशन ये हो जाएगी,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस, बी और एस के बीच में मोर देन टू पीपल है। तो अगर बी और एस के बीच में मोर देन टू पीपल है तो इधर तो होंगे नहीं, क्योंकि इधर तो है ही दो पीपल। तो यहाँ पे मोर देन टू पीपल मिनिमम थ्री तो है ना, तो एस की पोजीशन या ये होगी या ये होगी। सेम यहाँ भी एस की पोजीशन या ये होगी या ये होगी। आगे चार केस बन रहे हैं, बट इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, डी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये पोजीशन एस की है और एस का फेस नॉर्थ में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लेफ्ट में सेकंड डी है, तो इसका फेस किस में होगा, साउथ में होगा। और अगर एस यहाँ पे है तो यहाँ डी आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, दैट मीन्स एस यहाँ पे नहीं है, तो एस की पोजीशन ये है और एस आपका साउथ को फेस कर रहा है, तभी इसके लेफ्ट में सेकंड डी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये डी बन जाएगा, ये एस है, ये डी बन जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये पोजीशन एस की नहीं हो सकती, एस आपका नॉर्थ को फेस करेगा और एस आपका यहाँ पे होगा, तो ये पोजीशन डी की होगी। क्लियर है, बाकी चीजों को हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेबर ऑफ आर फेसिंग साउथ, आर के जो नेबर है वो साउथ को फेस कर रहे हैं, तो ये भी साउथ को फेस करेगा, ये भी। यहाँ भी आर के जो नेबर हैं वो साउथ को फेस करेंगे। नेबर ऑफ पी फेस द सेम डायरेक्शन, पी के नेबर सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन पीज नेबर, क्योंकि अभी पी का पता नहीं है कहाँ पे होगा। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जो सी है सेकंड टू द राइट ऑफ ए है। अब देखो सी और ए के लिए ये दोनों पोजीशन हो सकती है, ठीक है, बट सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अगर मैं ए को यहाँ लूँ, ठीक है, सी इसके राइट में सेकंड है, तो ए तो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सी राइट में सेकंड है, राइट तो इधर की तरफ होगा, तो दैट मीन्स ए की पोजीशन ये होगी और ये पोजीशन सी की होगी। और सी सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, दैट मीन्स ए आपका साउथ को फेस करेगा, तभी सी आपका यहाँ पे आएगा। सेम यहाँ पे होगा, अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ, ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ तो इसके राइट में सेकंड सी हो जाएगा, ये ए है तो इसके राइट में सेकंड सी हो गया, या उल्टा तो ले लिया, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल सही होगा, सी आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ए एंड पी फेसिज अपोजिट डायरेक्शन, अब पी के लिए ये बच गया भाई, यहाँ पे पी के लिए ये बच गया, और ए और पी के अपोजिट डायरेक्शन है, ए यहाँ पे साउथ को फेस कर रहा है तो पी नॉर्थ को फेस करेगा, और ए यहाँ पे साउथ को फेस कर रहा है तो पी आपका नॉर्थ को फेस करेगा। ठीक है, बी का अभी पता नहीं है किसको फेस कर रहा है, ये पी के आगे देखो, सिमिलरली बी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, बी और क्यू की अपोजिट डायरेक्शन है, क्यू नॉर्थ को फेस कर रहा है तो बी आपका साउथ को फेस करेगा, यहाँ पे क्यू आपका साउथ को फेस कर रहा है तो बी आपका नॉर्थ को फेस करेगा। बट कोई भी केस एलिमिनेट नहीं हुआ, बट एक कंडीशन ये भी थी कि पी के नेबर सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अब पी के नेबर यहाँ पे देखो, पी के दोनों नेबर एस और डी साउथ को फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे पी का एक नेबर साउथ को और एक नेबर नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाला केस ही बनेगा हमारा। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे गए हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, देर इज ओनली वन पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो दैट मीन्स ऑप्शन वन नंबर वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड, वन टू थर्ड, तो डी इज द राइट ऑफ थर्ड राइट टू द बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शोज द नेबर्स ऑफ डी, डी के नेबर, ठीक है, तो डी के जो नेबर है वो पी और आर हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे एस है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वन, सी और डी और बी ये इन क्वेश्चंस के राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, नेमली ए बी सी पी क्यू आर एंड आर एस एंड टी आर अराउंड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 पर्सन हैं, किसी सर्कल में बैठे हुए हैं। दो पॉसिबिलिटी हम हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि 2 से 4 बनाई जा सकती है। ठीक है, वैसे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले एक से ही स्टार्ट करेंगे, दूसरी की अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं पड़ी तो क्या दिक्कत है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप, मेल्स जो हैं वो 3 हैं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, जो सी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू है, अगर मैं कहूँ ये क्यू है तो 1 2 3 सी की पोजीशन ये होगी। ठीक है, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी,
अब टी और आर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, टी और आर हस्बैंड वाइफ है, और उसने बोला है कि आर जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक पर्सन होगा, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ, टी जो है वो क्यू की वाइफ का नेबर नहीं है, टी एंड क्यूज वाइफ आर नॉट इमीडिएट नेबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द वाइफ ऑफ क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ पे क्यू भी एक मेल है, ठीक है, क्यू भी एक मेल है और क्यू की वाइफ इसके लेफ्ट में सेकंड है, तो 1 2 यहाँ ये जो पोजीशन होगी ये क्यू की वाइफ की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, जो एस है वो इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू का, तो दैट मीन्स एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ पे नहीं होगा। पी इज ए मेल मेंबर, पी एक मेल मेंबर है, तो तीनों मेल मेंबर हो चुके हैं, टी क्यू और पी। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो बी और एस एक दूसरे के नेबर नहीं है। नो टू मेल सिट टुगेदर, कोई भी दो मेल इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब देखिएगा क्यू एक मेल है, तो यहाँ पे पी और क्यू एक मेल है, तो टी और पी यहाँ पे नहीं आ सकते, ना टी आएगा यहाँ पे ना पी आएगा। सेम यहाँ भी टी और पी आपके नहीं हो सकते, ठीक है। अब टी और पी यहाँ नहीं हो सकते, जो आर है, जो आर है वो टी के राइट में सेकंड है, जो आर है वो टी के राइट में सेकंड है। अब देखो यहाँ तो क्यू की वाइफ है, ठीक है ना, और यहाँ तो क्यू की वाइफ है ना, तो आर तो टी की वाइफ है, तो दैट मीन्स आर यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, आर यहाँ भी नहीं आ सकता, और जो टी के राइट में सेकंड है, तो सॉरी टी यहाँ भी नहीं आ सकता, टी यहाँ भी नहीं आ सकता। टी के लिए क्या पोजीशन बची, फिर टी के लिए एक ही पोजीशन बची ना, ना टी यहाँ हो सकता ना यहाँ हो सकता, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू की वाइफ है, यहाँ सी है। अगर टी को यहाँ लोगे तो फिर आर यहाँ पे आएगा, आर तो टी की वाइफ नहीं है, टी को यहाँ लोगे फिर आर यहाँ आएगा, और यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, अगर टी को यहाँ लेंगे तो आर यहाँ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आर टी की वाइफ है। तो एक केस और बना लेते हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये क्यू है आपका और ये सी है, ठीक है भाई, ये क्यू की वाइफ है, तो टी आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, टी अगर आपका यहाँ है तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद टी और क्यू का वाइफ जो है वो नेबर नहीं है, ठीक है, टी और क्यू की वाइफ नेबर नहीं है, तो फिर तो टी यहाँ हो ही नहीं सकता, ये केस वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो एक ही केस बच गया हमारे पास ये। अब जो पी है, अब पी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ क्यू की वाइफ है और पी एक मेल मेंबर है, तो दैट मीन्स पी की पोजीशन यही होगी क्योंकि पी एक मेल है, ठीक है। अब पी एक मेल है, अब बच गया पी और टी फाइनल हो चुके हैं, और एस आपका, एस जो है वो एस आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो एस आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बी और एस नेबर नहीं है, बी और एस नेबर नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आएगा, फिर बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है जो कि बन गई है इससे। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़े आराम से बना सकते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, पी की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये पी है विद रिस्पेक्ट टू टी 1 2 3 थर्ड टू द राइट होगी, तो थर्ड टू द राइट यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी इज वन ऑफ द मेल मेंबर, नो, पी क्यू एंड टी आर द मेल मेंबर्स। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फीमेल, क्या आर के नेबर जो है वो फीमेल हैं, आर के नेबर ऑफ पी और सी है और पी तो एक मेल है, तो दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। ए इज नॉट अ मेल मेंबर, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि पी क्यू और टी तीन ही मेल मेंबर है, तो ए इज नॉट अ मेल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइफ ऑफ क्यू, जो क्यू की वाइफ है वो एस है, ठीक है, क्यू की वाइफ एस है, टी की वाइफ आर है, पी की वाइफ का पता नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी के इमीडिएट नेबर कौन है, एस और आर हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से 32, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कौन से क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं उनका आंसर हमें करना है, ठीक है। देखो क्या है, सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ लोग हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता वो कितने लोग हैं, ठीक है। ये आजकल बड़ी ट्रेंड में है इस टाइप के अरेंजमेंट, तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्या है, देर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ जेड एज देर आर टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के राइट में जितने पर्सन हैं जेड के लेफ्ट में भी उतने पर्सन होंगे, ऐसा बोला गया है।
y is third to the left of u who sits fourth from one of the extreme end of the row। u जो है वो फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो है। अब हमें नहीं पता कि u कहाँ से हो सकता है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 यू यहाँ पे है, 1 2 3 4 यू यहाँ पे है, ठीक है, दोनों ही किसी भी रो से हो सकता है। और y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, तो 1 2 3 सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो y की पोजीशन ये होगी। यहाँ पे 1 2 3 y की पोजीशन ये होगी, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि t सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, t वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, तो यहाँ तो t यहाँ पे हो जाएगा। इसमें t के दो केस बन जाएंगे, t आपका यहाँ भी हो सकता है, t आपका यहाँ भी हो सकता है। तो t को एक बार यहाँ ले लो, एक केस और बनाना पड़ेगा हमें थर्ड। अगर t आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो इधर से 1 2 3 4 u, 1 2 3 ये y, ठीक है। आगे देखते हैं, देर आर 5% सीटिंग बिटवीन t एंड w, तो 1 2 3 4 5 ये w हो जाएगा। यहाँ तो t और w के बीच में 3 2 5, तो यहाँ तो y है, ठीक है। और फिर और t वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है, तो अगर 3 2 5 यहाँ y है तो यहाँ w तो हो नहीं सकता, और t एक्सट्रीम एंड पे है तो t के उधर पर्सन कुछ हो नहीं सकते, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ बच गया 1 2 3 4 5, ये आपका w होगा, ठीक है। x सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ t एंड w, x जो है एग्जैक्टली मिडल ऑफ t और w है, तो यहाँ x होगा। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे x होगा। 2 पर्सन सीट बिटवीन w एंड z, w और z के बीच में 2 पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ पे w और z के बीच में 2 पर्सन है, क्योंकि इधर लूंगा तो यहाँ तो x है ऑलरेडी, और यहाँ भी x ऑलरेडी, तो z जो है वो इसके राइट में ही बनेगा। y डज नॉट सीट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, y एंड पे नहीं है बट यहाँ y एंड पे है, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। देर आर एज मैनी पर्सन सीटिंग बिटवीन y एंड v एज मैनी आर सीटिंग बिटवीन w एंड y, y और v के बीच में जितने पर्सन है w और y के बीच में उतने ही पर्सन है। तो y और v के बीच में अभी नहीं पता है कितने पर्सन है, w और y का भी आइडिया नहीं लगा सकते ऐसे, तो होल्ड पे रखते हैं इसको। नेक्स्ट है v सिट्स एट वन ऑफ द एंड, v अगर एंड पे है, अब हमें पता चल गया कि y और v के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, तो w और y के बीच में 5 पर्सन होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो w और y के बीच में भी 5 पर्सन होंगे। देर आर 2 पीपल बिटवीन v एंड u, v और u के बीच में 2 पीपल हैं, ये भी सोल्व हो गया। क्या z के लेफ्ट और राइट में उतने पर्सन हैं, z के अगर लेफ्ट में देखूं तो 9 पर्सन है, z के राइट में भी 9 पर्सन है, तो ये केस हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ z एंड u, z और u के बिल्कुल मिडल में कौन है, y बैठा हुआ है, क्योंकि y के इधर भी 2 पर्सन, तो यानी कि z, नहीं सॉरी y। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो यहाँ भी 9 पर्सन है जेड के राइट में, उधर भी 9 है, तो 9 + 9 18 + जेड 19, तो देर आर टोटल 19 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन आर देयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस टाइप की पजल भी आजकल बड़ी ट्रेंड में है, जब ईयर दे करके बेस ईयर दे करके पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ए फैमिली हैज 8 members A B C D E F G and H, they were born on the same date and month but in different year, 1978 1996 49 1993 1954 1989 1972 and 1982, but not necessarily in the same order. All the age calculation are done 1 July 1 July 2018 as a reference, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, सबसे पहले डेट को लिख लो, ठीक है, ईयर को 1949 है पहले, ठीक है। उसके बाद कौन सा ईयर है, 1940s में कोई नहीं है, उसके बाद 1954 है, ठीक है। 50s में है कोई, नहीं है। 60s में है कोई, 60s में भी नहीं है। 70s में है कोई, 72 है, 78 है, फिर 1972, फिर 1978, ठीक है। उसके बाद 80s में 82 है और 89 है, तो 1982 और 1989, ठीक है। उसके बाद 1993 और 1996, इस तरीके से ईयर लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो कि बेस ईयर किसको लिया गया है, ठीक है, बेस ईयर किसको लिया गया है। अब बेस ईयर देखेंगे तो बेस ईयर किसको लिया गया है, 2018 को। अगर बेस ईयर 2018 है, बेस ईयर इज 2018, ठीक है, तो 2018 के अकॉर्डिंग 49 में जो जिसका बर्थ हुआ होगा उसकी जो एज है वो कितनी रही होगी,
एज देखो उसकी, तो 51 और 18 69। जिसका बर्थ 54 में हुआ होगा 46 और ये 64 हो जाएगी। ये 28 और 46 हो जाएगी, ये 22 ये 40 हो जाएगी, 18 18 36 हो जाएगी, ये 29 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी और ये 22 साल का होगा। ठीक है। ऐसा करने के बाद अब इंफॉर्मेशन में जितने मर्जी केस बने, वो केस आप इस तरीके से ऐसे ले सकते हैं आगे, चाहे जितने मर्जी बने आप बड़े आराम से बना पाएंगे। ठीक है। पहले ईयर लिखिएगा, फिर जितनी एज है वो लिखिएगा, उसके बाद ए इज द ओल्डेस्ट मेंबर, तो ओल्डेस्ट मेंबर है दैट मीन्स ए यहाँ पे होगा। ये इनकी एज है, ये पर्सन है। ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी बनेगी आगे बना लेंगे, कितने केस ले सकते हो आप बड़े आराम से। टू मेंबर्स वर बोर्न बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टू मेंबर पैदा हुए हैं, तो बी 40 ईयर का होगा। ठीक है। ई वाज बोर्न इन वन ऑफ द इवन नंबर्ड ईयर आफ्टर बी। ठीक है। ई इवन नंबर्ड ईयर में आफ्टर बी, तो ई या तो 1982 में हुआ हो आपका ए बी, और ई या आपका 1996 में इवन नंबर्ड पे हुआ है, इवन नंबर्ड ईयर्स। ठीक है। एच इज 2 ईयर ओल्डर देन दैट ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ सी, जो एच है वो सी की एज के ट्वाइस से 2 ईयर ओल्डर है। ठीक है। नेक्स्ट है थ्री मेंबर्स वर बोर्न बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में थ्री मेंबर्स पैदा हुए हैं। डी वाज बोर्न बिफोर जी, डी जो है वो बिफोर जी पैदा हुआ है। ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन है ना, इसको कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर मिनिमम एज सी की 22 लेके चलो, तो एच सी की एज अगर 22 है तो एच की एज बन जाएगी 46, और 46 हमारे पास है। इसके बाद अगर सी की एज 25 लेके चलूं तो एच की एज 52 बनेगी, बट हमारे पास कोई नहीं है। फिर अगर 29 लेके चलूं तो 60 बनेगी, वो भी कोई नहीं है, और कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो सी आपका सिर्फ 22 ईयर का हो सकता है, बट यहाँ तो ई 22 ईयर का है, ये तो एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे सी आपका 22 ईयर का होगा, और एच की एज 46 हो जाएगी, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। एच और एफ के बीच में 3 पर्सन है, ऊपर तो हो नहीं सकते, 1 2 3, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। डी इज बोर्न बिफोर जी, तो डी आपका यहाँ पे होगा और जी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ए डी एच बी ई जी एफ सी ये आपकी अरेंजमेंट बन जाएगी। क्लियर है। बनाना आसान है, बना सकते हो बड़े आराम से। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the third eldest member of the family? Third eldest member, H is the third eldest member of the family. So option number A is the right answer. Now coming to the question number 34. Who among the following is younger to E but older than C? Who among is younger to E? E से छोटा है but C से बड़ा है। ठीक है। E से छोटा है but C से बड़ा है, तो G और F है, या 1989 1993, 89 93, और इसके अलावा जी एफ 29 25 इनकी एज है, और जी और एफ है। ठीक है। पहला है जी, यस बिल्कुल है। पर्सन हु बोर्न इन 1993 ये भी है। पर्सन हु इज 29 ईयर ओल्ड ये भी है। तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन ई? ई से ओल्डर कितने लोग हैं? तो ई से ओल्डर 1 2 3 4, देर आर 4 पर्सन। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। हु वाज बोर्न इन 1954? तो 1954 में कौन पैदा हुआ? डी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हैं बड़े आराम से। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37 to 41। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। 8 boxes A, B, C, D, E, F, G and H are kept one above another. These boxes are of different color, namely orange, white, violet, green, black, grey, red and yellow, but not necessarily respectively in the same order. 3 boxes are kept between the one whose color is yellow and the one whose color is green. ठीक है। इस तरीके से 8 boxes है, तो अगर मैं कहूँ कि ये बॉक्स है, ये कलर है, 8 है, तो ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेके चलो हमेशा, 2 से 4 बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से फिर आगे जाके केस थोड़ा उस तरह के हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? 3 boxes are kept between the one whose color is yellow and the one whose color is green. One of them is at the bottom most position. ठीक है। मैं कहूँ कि ये येलो है, तो 3 boxes है 1 2 3, तो यहाँ पे ग्रीन होगा। दोनों में से एक बॉटम मोस्ट पे है ना, तो हो सकता है यहाँ ग्रीन हो, तो 1 2 3 यहाँ येलो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, बॉक्स ई इज ऑरेंज एंड केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स बी। ई जो है ऑरेंज कलर का है और केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स बी।
ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया। टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में टू बॉक्सेज हैं, बट कौन ऊपर नीचे है हमें नहीं पता। बॉक्स डी इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉक्स डी है, तो दैट मीन्स डी यहाँ होगा, यहाँ डी होगा। डी और बी के बीच में दो बॉक्स हैं, 1 2, बी यहाँ होगा। बी से जस्ट इमीडिएट नीचे ई है जो कि ऑरेंज कलर का है, यहाँ भी 1 2, बी यहाँ होगा और ई इसके नीचे होगा जो कि ऑरेंज कलर का है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सोल्व हो गई हमारी। क्लियर है? आगे देखो, बॉक्स जी इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ बॉक्स बी एंड बॉक्स सी, जी जो है वो बॉक्स बी और सी के मिडल में है, जी। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, एंड इज ऑफ ब्लैक कलर, जो बॉक्स जी है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 3 बॉक्सेज है। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स सी, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स सी, तो ये बी है। अब सी अगर कहाँ पे लूँ, सी यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में ऑरेंज वाला आ जाएगा, तो सी आपका यहाँ पे आएगा। बॉक्स और सी के और ई के बिल्कुल मिडल में जी आ जाएगा यहाँ पे जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, सेम यहाँ पे सी होगा, जी यहाँ पे आ जाएगा जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, जी और एफ के बीच में 3 है, तो 1 2 3, तो एफ की पोजीशन ये होगी, 1 2 1 2 3, एफ की पोजीशन ये होगी। ये इंफॉर्मेशन भी सोल्व होगी। ठीक है, आगे देखो, द बॉक्स विच इज व्हाइट इन कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स एच, जो व्हाइट इन कलर है वो इमीडिएटली अबव एच है, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी, इसके लिए दो पोजीशन बचती है, या तो एच आपका यहाँ पे हो बट ऊपर इसके इमीडिएट अबव व्हाइट होना चाहिए, यहाँ तो ब्लैक है, तो एच आपका यहाँ पे होगा और यहाँ व्हाइट कलर का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी एच आपका होगा, यहाँ व्हाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा। अब एक एक बॉक्स बच गया, ए नहीं आया कहीं भी, तो ए आपका यहाँ पे होगा और ए आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देखो, 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन द वन विच इज ग्रे इन कलर एंड वन इज विच इज रेड इन कलर, ग्रे और रेड के बीच में 3 बॉक्सेज है, ग्रे और रेड के बीच में, ग्रे कलर बॉक्सेज अबव रेड कलर। अब ग्रे और अब जो रेड है वो अबव है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रेड यहाँ पे हो तो ग्रे यहाँ पे हो, क्योंकि और बाकी तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो यानी कि ग्रे आपका यहाँ पे है और रेड आपका यहाँ पे है। सेम यहाँ भी रेड होगा आपका और ये ग्रे होगा, बाकी कोई पोजीशन नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ लोगे तो फिर यहाँ आएगा, तो ऑलरेडी वहाँ येलो कलर का बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स एच इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ए, एच तो ए से अबव ही है। बॉक्स सी इज ऑफ ग्रीन कलर, जो बॉक्स सी है वो ग्रीन कलर का है, तो येलो कलर वाला ये केस एलिमिनेट हो गया, यहाँ सी ग्रीन है। एक कलर बचता है वायलेट, तो वायलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो डी एफ एच बी ई जी ए सी, और वायलेट वाइट ग्रे येलो ऑरेंज ब्लैक रेड ग्रीन, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Which box is kept at the fourth position from the top? Fourth position from the top. 1 2 3 4. The which is yellow in the color? Option number A. Which box is white in color? तो white कौन सा box है आपका? White is F. तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स एच एंड ए? एच और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3, तो 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स एच एंड ए, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Four of them are alike in a certain way. Which one of the following does not belong to that group? DF. तो D और F एडजेसेंट है, BE भी एडजेसेंट है, G और A भी एडजेसेंट है, H और C एडजेसेंट नहीं है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द 4 others which make a group. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज ट्रू अबाउट बॉक्स डी? तो बॉक्स डी क्या है? बॉक्स डी टॉप पे या वायलेट कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कुछ ईयर दिया, ऑप्शन नंबर डी वायलेट इन कलर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बनाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 42 से 45। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, देखिए क्या क्या चीजें हमें गिवन है। There are 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H which have birthday in different month of same year. These months are March, Feb, April, May, August, June, January and July. They live on different floor of 8-story building. First floor is ground floor and 8th floor is topmost floor. ठीक है,
तो एक तो हमारे पास फ्लोर है, ठीक है, एक पर्सन है, और उनका जो डिफरेंट मंथ में बर्थडे है, ठीक है। इस तरीके से 8 है तो 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ फ्लोर, पर्सन और मंथ। ये पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे। 8th फ्लोर इज टॉप मोस्ट। जब भी फ्लोर वाली पजल हो, पहले फ्लोर को लिख लीजिएगा इस तरीके से। थोड़ा स्पीडली हाथ चलाना होगा बस आपको, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मंथ हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं। मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, जून, जनवरी, जुलाई। तो जनवरी से अगस्त तक है यहाँ पे। द वन हु लिव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर अबव थर्ड फ्लोर हैज बर्थडे इन फरवरी। थर्ड फ्लोर से अबव ओड फ्लोर दो ही हैं, 5 और 7, उसका बर्थडे फरवरी में है। तो या तो फरवरी वाला 7th पे होगा, ठीक है, फरवरी वाला 7th पे होगा, या फरवरी वाला 5th पे होगा, ठीक है। देर इज वन फ्लोर बिटवीन द वन हु हैज बर्थडे इन फरवरी एंड सी। फरवरी और सी वाले में वन फ्लोर ऊपर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ होगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एफ हैज बर्थडे इन 30 डेज मंथ, तो एफ का बर्थडे 30 डेज वाले मंथ में है। 30 डेज वाले यहाँ अप्रैल है और जून है, तो एफ का बर्थडे या तो अप्रैल में होगा या फिर जून में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देर इज नो फ्लोर बिटवीन ए एंड द वन हु इज बर्थडे इन जून। ए और जून वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ए और जून एडजेसेंट है, ठीक है। सी हैज नॉट बोर्न इन जून बट इन दैट मंथ विच हैज 30 डेज। सी जून में पैदा नहीं हुआ, बट उस मंथ में बर्थ हुआ है जिस मंथ में 30 डेज है। तो जून में नहीं है, तो फिर सी का बर्थडे अप्रैल में होगा, तो फिर एफ का जून में होगा, ठीक है। तो सी का बर्थडे अप्रैल में है, यहाँ अप्रैल ले लिया। यहाँ दो हो गया अप्रैल, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। और एफ का जून में है, ठीक है, ए का जून में है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सी लिव्स बिलो फ्रॉम द वन हु हैज बर्थडे इज इन फरवरी बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर। सी लिव्स बिलो फ्रॉम द वन हु हैज बर्थडे, फरवरी से नीचे है बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर, तो सी इज लिव्स बिफोर, सी लिव्स बिलो फ्रॉम द वन हु हैज बर्थडे इज इन फरवरी, ठीक है, बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर। तो ये केस तो एलिमिनेट ही हो गया, क्योंकि फरवरी वाले से नीचे है बट थर्ड फ्लोर पे नहीं है, ये यहाँ पे बचेगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखते हैं सी का अप्रैल में, एफ का जून में, ए और जून एडजेसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए डज नॉट लिव ऑन 6th और 8th फ्लोर। जो ए है ना तो वो 6th फ्लोर पे है, ना ही 8th फ्लोर पे है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने ले ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देर इज 3 फ्लोर बिटवीन द वन हु हैज बर्थडे इन अप्रैल एंड अगस्त। अप्रैल और अगस्त में 3 फ्लोर, ऊपर तो है नहीं 1 2 3, तो नीचे होंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका अगस्त आ जाएगा, ठीक है। ई लिव्स जस्ट बिलो फ्रॉम द टॉप फ्लोर एंड द वन विच हैज बर्थडे इज इन मार्च लिव ऑन जस्ट बिलो फ्रॉम द वन विच हैज बर्थडे इन फरवरी, ठीक है। ई जस्ट बिलो फ्रॉम द टॉप फ्लोर, तो ई आपका यहाँ पे होगा। और जिसका बर्थडे विच हैज बर्थडे ऑन मार्च लिव ऑन जस्ट बिलो फ्रॉम द वन विच हैज बर्थडे इन फरवरी, तो फरवरी से जस्ट नीचे मार्च वाला है, ठीक है। एच लिव्स इमीडिएटली अबव फ्रॉम जी। एच जो है वो इमीडिएटली अबव फ्रॉम जी है। देर इज वन फ्लोर बिटवीन द वन विच हैज बर्थडे इन जनवरी एंड मार्च बट द वन विच हैज बर्थडे इन जनवरी डज नॉट लिव ऑन द 4th फ्लोर। जनवरी और मार्च के बीच में 1 मंथ है, 1 फ्लोर है, लेकिन जो जनवरी में जिसका बर्थ हुआ है वो 4th फ्लोर पे नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ नहीं है, तो जनवरी वाला यहाँ होगा, ठीक है। बी लिव्स बिलो फ्रॉम ई। जो बी है वो ई से बिलो है, बी लिव्स बिलो फ्रॉम ई, बट एट विच फ्लोर वी डोंट नो अबाउट इट। द वन विच हैज बर्थडे इज इन जुलाई लिव्स बिलो द फ्लोर फ्रॉम एफ। जिसका बर्थडे जुलाई में है वो एफ से नीचे है, बट इमीडिएटली नीचे है कि नहीं ये नहीं पता। ए लिव्स अबव द फ्लोर टू दैट पर्सन हु हैज बर्थ इन जून। ए जो है वो अबव है जिसका बर्थडे जून में है, ठीक है। ए इज बर्थडे जिसका बर्थडे जून में है, ए उससे अबव है, ठीक है। तो ए और जून हो गया, ठीक है, ए और जून हो गया। अब ए आपका यहां नहीं है, तो ए और जून की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एच और जी एडजेसेंट है, ठीक है, एच और जी एडजेसेंट है। और ई जो है वो बी से अबव है, ठीक है, ई जो है वो बी से अबव है।
ठीक है, और क्या है, एफ जो है वो जुलाई के बाद है, ठीक है, एफ जो है वो जुलाई से बाद है, और ए जून से अबव है, और एच और जी एडजेसेंट है, तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, ठीक है, अगर एच और जून एफ और एफ जो है वो जून में है, ठीक है, एफ का बर्थडे जून में है, तो पहले ए आएगा, फिर एफ का बर्थडे जून में होगा, ठीक है, फिर उससे नीचे एच और जी आएगा, यही बनेगी, तो यही चार पोजीशन खाली है हमारे पास, तो यहाँ ए आ जाएगा, ये एफ आ गया जिसका बर्थडे जून में है, ये एच और जी होगा, यही तभी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भाई, और एफ का बर्थडे जो है वो जो एफ है वो जुलाई वाले से पहले है, तो एफ जुलाई वाले से पहले है, तो जुलाई इधर आ गया आपका, ठीक है, ई जो है वो बी से पहले है, तो ई अगर यहाँ पे है तो यहाँ बी आ जाएगा, तो एक पर्सन बच गया, ए और जून एडजेसेंट है, तो एक ही मंथ बच गया मई, तो ए का बर्थडे मई में होगा, और एक पर्सन बच गया ए बी सी डी, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो डी ई बी सी ए एफ एच जी, और ये आपके बर्थडे हो जाएंगे, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बर्थडे इन मई, मई में बर्थडे किसका है, तो मई में बर्थडे ए का है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, एच, या जिसका बर्थडे जुलाई में है, एच। विच वन हैज बर्थडे इन जुलाई, एच। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है, डी, तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप इनको पूरे आराम से बना सकते थे। चलो नेक्स्ट, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो इस टाइप की डेट वाली पजल है, ये भी आजकल बड़े ट्रेंड में है, ये भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 persons are going to the 6 different cities on 2 different dates, 7th and 16th of 3 different months, 7th and 16th of 3 different month, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ठीक है, 6 डिफरेंट वो दे रखे हैं हमें, ये 7th है, ये 16th है, हमेशा ऐसे ही बनाओ इसको। दूसरा केस भी ले लेते हैं इधर, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये मई है, ठीक है, ये 7th डेट है और ये 16th है, ठीक है। देखते हैं कैसे टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बी गोज इन द मंथ, 6 डिफरेंट सिटीज में जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट को, ठीक है। बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज एंड ओड नंबर डेट। पहले मार्च में कितने दिन है, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, मार्च में 31, अप्रैल में 30, तो कह रहा है कि बी गोज ऑन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज एंड ओड नंबर ऑफ डेट, ठीक है, ओड नंबर ऑफ डेज एंड द ओड नंबर ऑफ डेट, ठीक है, तो ओड नंबर ऑफ डेट, तो ओड नंबर ऑफ डेज तो मार्च और मई में है, और ओड नंबर ऑफ डेट, ओड नंबर ऑफ डेट 7th होगी, तो बी या तो आपका 7th ऑफ मार्च को गया, या बी आपका 7th ऑफ मई को गया, यही पॉसिबल है। नेक्स्ट आगे, 2 पर्सन गो इन बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे, बी और पुणे के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 2, ये पुणे वाला होगा इधर, यहाँ भी बी और ये तो हो नहीं सकता 1 2, तो ये पुणे वाला होगा जो पुणे गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी, वाराणसी के बाद 2 ही लोग गए हैं, ठीक है, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया ना, फिर ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वाराणसी के बाद ये है, तो वाराणसी यहाँ पे आना चाहिए, तो इसको भी वैसा ही केस बना लो, ठीक है, सेम केस बना लो, हो सकता है कि आगे काम आ जाए। अगर यहाँ बी है तो पुणे वाला इधर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ वाराणसी वाला आ जाएगा, क्योंकि वाराणसी के बाद 2 ही लोग जा रहे हैं, तो यहाँ भी वाराणसी के बाद 2 ही लोग जा रहे हैं, ठीक है। ए गोज टू दिल्ली ऑन ओड नंबर डेट, ए गोज टू दिल्ली ऑन ओड नंबर डेट, अब ओड नंबर डेट तो 2 हैं, 7th ऑफ मार्च भी है, 7th ऑफ अप्रैल भी है, तो हो सकता है कि आपका ए 7th ऑफ मार्च को गया हो, या ए जो है वो 7th ऑफ अप्रैल को गया, ठीक है। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 1 पर्सन है, तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा, और अगर यहाँ देखूँ तो ए और एफ के बीच में 1 पर्सन है, तो यहीं आएगा एफ, क्योंकि यहाँ तो बी है ऑलरेडी, ठीक है। एज मैनी पीपल हु गो बिफोर एफ
एज मैनी पीपल गो आफ्टर सी, एफ से पहले अगर यहाँ 2 लोग गए हैं तो सी के बाद 2 लोग, तो सी यहाँ आएगा। एफ से पहले यहाँ कोई नहीं गया तो सी के बाद यहाँ कोई नहीं गया। मोर देन 2 पर्सन गो इन बिटवीन डी एंड द ई हु गोज टू इंदौर, डी और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, ठीक है। डी और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, मतलब 3 तो हो गए ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं। डी और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन है और ई आपका इंदौर जाता है, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ई। अब देखो डी और ई के बीच में यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि ये डी हो सकता है और यहाँ ई, तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं, डी और ई के बीच में कुछ बना ही नहीं, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे डी और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, तो डी आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और ई आपका यहाँ होगा, या ई आपका यहाँ हो सकता है, डी आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। बट उसने बोला है कि ई इंदौर जा रहा है, तो ई आपका यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पुणे है, तो वहाँ तो डी होगा फिर, तो यहाँ सिर्फ डी आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो डी आ जाएगा क्योंकि ई इंदौर जा रहा है, तो ई आपका यहीं पे होगा, ठीक है। एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, एफ चेन्नई नहीं जा रहा और ए दिल्ली जा रहा था, तो ये तो दिल्ली हो गया भाई, ठीक है। एफ चेन्नई नहीं जा रहा तो फिर बी चेन्नई जा रहा होगा क्योंकि 2 ही पर्सन बचे हैं हमारे पास। वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर, तो एफ आपका जयपुर चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 16th मार्च, तो 16th ऑफ मार्च को कौन गया, डी, या जो पुणे जा रहा है, द वन हु गोज टू पुणे। द वन हु गोज ऑन 7th मई गोज टू विच सिटी, तो 7th ऑफ मई ये चेन्नई जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई, बी गोज जस्ट बिफोर ई, बी गोज जस्ट बिफोर ई बिल्कुल सही है, बट उसने बोला नॉट ट्रू। ई गोज टू पुणे, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे भी चेक करो, ओनली 2 पर्सन गोज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 2 पर्सन है, ये भी ट्रू है। मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में मोर देन 1 पर्सन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ई गोज टू पुणे। नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ट्रू, डी 7th मार्च, डी 7th मार्च ये ट्रू नहीं है। बी जयपुर, जयपुर तो एफ है, ये भी ट्रू नहीं है। सी 16th ऑफ अप्रैल, सी 16th ऑफ अप्रैल ये ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू वाराणसी, तो वाराणसी कौन गया है, सी गया है, सी वाराणसी गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से ले लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखिए क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। इन क्वेश्चंस के अंदर आपके और मेरे विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, ठीक है, आपका सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, तो जितना हो सके वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रखिएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेहतर आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। As many as 6 coaches of a passenger train have derailed and blocked both pair of the railway tracks. Course of action क्या है? The railway authorities should immediately send man and equipment to the spot to clear the railway track. Second है all the train running in both the directions should be diverted to other routes. दोनों के दोनों फॉलो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो रेलवे अथॉरिटी को इमीडिएटली आदमी भेजने पड़ेंगे, इक्विपमेंट भेजने पड़ेंगे ताकि रेलवे ट्रैक को क्लियर किया जा सके। और दूसरा, जो उस ट्रैक पे उस रूट पे ट्रेनें होंगी उनको डाइवर्ट भी करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। The chairman stressed the need for making education system more flexible and regretted that the curriculum has not been revised in keeping with the pace of the change taking place. One is curriculum should be reviewed and revised periodically, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, ये भी राइट है। तो यहाँ भी दोनों फॉलो करेंगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। In the question below, given a statement followed by two arguments numbered 1 and 2, you have to assume everything in the statement to be true.
Then consider the two arguments together and decide which of them logically strong beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. Statement क्या है? Should income tax be abolished in country? Should. Yes, it is an unnecessary burden on the wage earner. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नो, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से ही आएगा ना. तो यानी कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट टू है वो स्ट्रॉन्ग है, आर्ग्यूमेंट वन नहीं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन? Should children be prevented completely from watching television? No, we get vital information regarding education through television. ऐसा नहीं है टेलीविजन पे सिर्फ फुहड़ता या दूसरी चीज़ों पे ही वो होता है. ठीक है, बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन हमें टेलीविजन से मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट है, यस देर इज द ओनली वे टू एजुकेट द मासेज. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. In the question below, given is a statement followed by two conclusions numbered 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true. Then consider the two conclusions together and decide which of them logically follow beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. तो आप लोग पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से पहले. म्यांमार skip Asian summit after its military rulers shut out. ठीक है. The military takeover in Myanmar triggered widespread protest and led to a violent crackdown by authorities. ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कि म्यांमार absence at the Asian summit due to denial of the head of state. ठीक है, of government and his ministerial level representation does not intend to show its protest against Asian summit. ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट 1200 सिविलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, तो द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड अ लोअर डेथ टोल. ये भी, इसका भी, यानी हमें यहाँ से इसको स्टेटमेंट को ट्रू मान करके फिर कंक्लूजन देखने हैं, तो दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोस. Maharashtra Minister Nawab Malik on Tuesday accused NCB official Samir Wankhede of illegal phone. ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के टाइम भी कि हमेशा जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे क्रिटिकल रीजनिंग से, वो करंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा है. ठीक है, अगर आपका जीए में करंट अफेयर में हाथ थोड़ा अच्छा है तो आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं वो ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है. ठीक है, तो लेटर ऑफिशियल मिसडीड ऑफ द एजेंसी हेड. कंक्लूजन नंबर 1 इज NCB officer Smin Wankhede wife Kranti Redkar said that he is definitely not targeting Bollywood. ठीक है, तो इसका तो जो दी हुई स्टेटमेंट है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है. समीर वानखड़े द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ड्रग केस ऑफ द शाहरुख, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. The state government has announced special tax package for the new industries to be set up in the state. Statement 2. Last year the state government has hiked the taxes for all industrial activities in the state. अब यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कौन सा कोज है और कौन सा इफेक्ट है. ठीक है, ये आपको बताना है. तो अब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 2 इज द कोज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट. ठीक है. लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज हाइक्ड द टैक्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज. अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो जो न्यू इंडस्ट्रीज वाले हैं वो जो न्यू इंडस्ट्रीज वाले हैं वो थोड़ा सा डर रहे हैं. ठीक है, सेटअप जो नए सेटअप होने थे वो रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, अगर वो रिड्यूस हो रहे हैं तो उसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल टैक्स पैकेज न्यू इंडस्ट्रीज के लिए इस्टेब्लिश किया. तो यानी कि यहाँ पे सेकंड कोज है और फर्स्ट उसका इफेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, पढ़ो और आंसर करो फटाफट से.
even with the increase in the number of mineral fuels factories in India, we still continue to import mineral fuels. ठीक है, the many of the factories are not capable to produce mineral fuel to their fullest capacity. So there is nothing about the efficiency of fuel factories is given in the statement. ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये implicit करेगा. द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज इन इंडिया, तो इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में भी यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये भी इम्प्लिसिट नहीं करेगा. तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नाइदर वन नॉर टू इम्प्लिसिट. ठीक है. शुड पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू हैव ओनली वन चाइल्ड अनलाइक टू और मोर एट प्रेजेंट? Argument 1, yes, this is the only way to check the ever increasing population of India. Argument 2, no, this type of pressure tactics is not adopted by any other countries in the world. So what is the right answer? देखो आर्ग्यूमेंट वन में क्या बोल रहा है, दिस इज द ओनली वे. ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली वे. ठीक है, तो इट इज द ओनली वे टू चेक द ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट माइट बी देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. दिस इज द ओनली वे नहीं हो सकता ना. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये इम्प्लिसिट ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट है, नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडोप्टेड बाय एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो ये दिस आर्ग्यूमेंट मेक अ कंपैरिजन विच ऑल, अगर कभी भी कंपैरिजन हो रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट को हमेशा वीक करता है. ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा. तो यहाँ पे विच ऑलवेज मेक एन आर्ग्यूमेंट वीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. तो नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग. कभी भी कंपैरिजन होगा तो आर्ग्यूमेंट कमजोर होगा हमेशा. चलिए नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है. चलिए, तो थैंक यू वेरी मच. ये था आपका रीजनिंग का मैराथन जो सेशन हमने कंडक्ट किया है, उसका लेक्चर नंबर 2. क्वांट के ऑलरेडी 2 हो चुके थे, इंग्लिश के हो चुके थे, रीजनिंग का एक हो चुका था. ये सेकंड नंबर ऑफ लेक्चर है, ज़रूर देखिएगा. लगभग सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है दोनों लेक्चर्स के थ्रू, अच्छे से कवर कर लिया है. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आजकल ट्रेंड में है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है. उम्मीद करूंगा दोनों लेक्चर देखने से आपको एग्जाम में बहुत सारा फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे. तो ये था हमारी तरफ से, थैंक यू वेरी मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत.